ये कहानी है दो कंपनियों की जो 70 सालों तक एक दूसरे से लड़ती रहीं। मकसद ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पर राज करना। मजे की बात यह है कि दोनों की स्ट्रैटेजी एक दूसरे से एकदम उल्टी थी। एक विकेंद्रित और लोकल तो दूसरी सेंट्रलाइज्ड और ग्लोबल। ये फिलिप्स और मत्सुशिता की कहानी है और ये जानकर वाकई हैरानी होगी कि आखिर में जीत किसकी हुई। तो आखिर इन दोनों कंपनियों में इतना फर्क था क्यों? देखिए, फिलिप्स ने दांव लगाया लोकल टैलेंट पर। उसने हर देश में अपनी टीमों को पूरी आज़ादी दी कि वो अपने मार्केट के हिसाब से नए नए इनोवेशंस करें। वहीं दूसरी तरफ मात्सुशिता, वो एक ग्लोबल आर्मी की तरह काम करती थी जिसका पूरा कंट्रोल जापान के एक हेडक्वार्टर से होता था। मतलब दो बिल्कुल अलग सोच जो आने वाले दशकों में बुरी तरह से टकराने वाली थी। तो चलिए सबसे पहले फिलिप्स की दुनिया में चलते हैं। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जहां हर देश अपने आप में एक आजाद सल्तनत की तरह था। हर कोई अपने नियम खुद बनाता था। ये एक बहुत ही साहसी रणनीति थी, पर सवाल ये है कि क्या ये काम कर पाई? फिलिप्स की असली ताकत थी उनकी लोकल सोच में। उनकी कनाडा की टीम ने दुनिया का पहला कलर टीवी बना डाला, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहला स्टीरियो टीवी बना दिया और यूके की टीम ने पहला टेलीटेक्स्ट टीवी। ये विकेंद्रीकरण की ताकत का एक शानदार नमूना था, पर इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और प्रॉब्लम ये थी कि जहां हर देश की टीम इनोवेशन तो कर रही थी, पर कोई भी आपस में मिलकर काम नहीं कर रहा था। फिलिप्स एक ऐसी कंपनी बन गई थी जो बेहतरीन आइडियाज से तो भरी थी, लेकिन उन आइडियाज को ग्लोबल सक्सेस में नहीं बदल पा रही थी। नतीजा, जैसा कि एक मैगजीन ने उस वक्त कहा था, लगातार लाभहीन प्रगति। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, मात्सुशिता। फिलिप्स के बिखरे हुए राज्यों के उलट मात्सुशिता को एक आर्मी की तरह बनाया गया था, जिसकी कमांड जापान में बैठे एक ही जनरल के हाथ में थी। मात्सुशिता की पूरी फिलॉसफी उसके फाउंडर के एक सरल से विश्वास पर टिकी थी। समाज की सेवा करो और मुनाफा खुद ब खुद आएगा। बस इसी एक सोच ने कंपनी को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया, जिसका एक ही मकसद था, दुनिया को अच्छी क्वालिटी के सस्ते प्रोडक्ट्स देना। और मात्सुशिता की इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सबूत वीसीआर वॉर्स में देखने को मिला। उनके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने प्रोडक्शन को आसमान पर पहुंचा दिया, कीमतें आधी कर दें, और तो और अपने कॉम्पिटिटर्स को ही वीएचएस का लाइसेंस दे दिया। और नतीजा, पूरी दुनिया पर वीएचएस का राज हो गया। लेकिन कहते हैं ना, हर ताकत अपने साथ एक कमजोरी भी लाती है। मात्सुशिता की यह सेंट्रलाइज्ड मशीन इतनी सख्त थी कि वो लोकल मार्केट्स के हिसाब से ढल ही नहीं पाती थी। उनकी विदेशी टीमें बस ओसाका से आने वाले ऑर्डर्स का इंतजार करती रहती थीं। वो खुद से कोई इनोवेशन कर ही नहीं सकती थीं। और फिर जैसे जैसे दुनिया बदली, फिलिप्स और मात्सुशिता दोनों को यह एहसास होने लगा कि वो रेस में पिछड़ रहे हैं। उनके जो सक्सेसफुल मॉडल्स थे वो अब काम नहीं कर रहे थे, और यहीं से शुरू हुआ दशकों लंबा एक दर्दनाक बदलाव का सफर। फिलिप्स ने दशकों तक अपने ही बनाए इन आज़ाद राज्यों को काबू में करने की कोशिश की। एक के बाद एक 7 सीईओ आए और सबने मैट्रिक्स को झुकाने की कोशिश की। मतलब पावर को लोकल टीमों से छीनकर ग्लोबल प्रोडक्ट डिविजन्स को देने की कोशिश। लेकिन हर कदम पर उन्हें अपने ही ताकतवर लोकल लीडर से जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। और इस बदलाव की जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी वो चौंकाने वाली थी। अकेले एक सीईओ जॉन टिमर ने 68,000 नौकरियां खत्म कर दी। ये सिर्फ एक रीस्ट्रक्चरिंग नहीं थी, ये फिलिप्स की आत्मा को बचाने की लड़ाई थी। और यहां कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। एक तरफ जहां फिलिप्स सेंट्रलाइज्ड होने के लिए तड़प रहा था, वहीं मात्सुशिता ठीक इसका उल्टा करने की कोशिश कर रहा था। वो उसी लोकल क्रिएटिविटी को पाना चाहता था जिसकी वजह से फिलिप्स इतना इनोवेटिव था। उन्होंने इसे नाम दिया ऑपरेशन लोकलाइजेशन। ये मात्सुशिता को अंदर से बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। वो अपनी लोकल टीमों को वही आज़ादी देना चाहते थे जो वो हमेशा से फिलिप्स में देखते आए थे। लेकिन पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। सेंट्रलाइजेशन का कल्चर कंपनी में इतना गहरा था कि लोकल टीमें तब भी जापान से आने वाले ऑर्डर्स का ही इंतजार करती रहीं। मात्सुशिता के टॉप लीडर्स निराश थे। वो अपनी ही बनाई सफलता के कैदी बन चुके थे। नई सदी आते आते फिलिप्स और मात्सुशिता दोनों के सामने एक कड़वी सच्चाई आ चुकी थी। छोटे मोटे बदलावों से अब काम नहीं चलने वाला। अब वक्त था, या तो खुद को पूरी तरह से बदलो या फिर खत्म हो जाओ। भारी नुकसान झेल रहे फिलिप्स ने तब वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पहचान कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को ही छोड़ दिया
और अपना सब कुछ हेल्थ और वेलनेस पर दांव पर लगा दिया। ये एक ऐसा जुआ था जो या तो कंपनी को बना देता या पूरी तरह से मिटा देता। उनका नया मंत्र क्या था? बनाओ कम, बेचो ज्यादा। फिलिप्स, जो कभी मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह था, अब एक मार्केटिंग मशीन बनने जा रहा था। ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। और उधर मात्सुशिता, जो अब पैनासोनिक बन चुका था, उसने एकदम उल्टा रास्ता चुना। उसने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की लड़ाई जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। 2002 में भारी नुकसान के बाद उन्होंने इतिहास की सबसे शानदार वापसी में से एक करके दिखाई। एक नए दमदार सीईओ के आने से पैनासोनिक ने अपने कल्चर पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने एक नकलची कंपनी की अपनी इमेज को तोड़ा और इनोवेशन को गले लगाया। उनके वी प्रोडक्ट्स सिर्फ नए गैजेट नहीं थे, वो एक नए पैनासोनिक का ऐलान थे। और वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, उन्होंने फ्लैट पैनल टीवी के मार्केट पर कब्जा करने के लिए अरबों डॉलर लगा दिए। दुनिया को ये बता दिया कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सब कुछ या कुछ नहीं वाला दांव था। और इस तरह एक सदी तक लड़ने के बाद इन दोनों दुश्मनों ने एक दूसरे की जगह ले ली थी। फिलिप्स अब एक छोटे हाई मार्जिन वाले मार्केट पर फोकस कर रहा था और पैनासोनिक बड़े ग्लोबल मार्केट पर दांव लगा रहा था। ये कहानी का एक हैरान कर देने वाला मोड़ था। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य किसका है? एक फोकस बिजनेस का या एक बड़े स्केल वाले बिजनेस का? एक खास मार्केट का या आम जनता का? फिलिप्स और पैनासोनिक दोनों ने अपने अपने दांव लगा दिए हैं। अब बस इंतजार करना है और देखना है कि कौन सही साबित होता है। और जवाब जो भी हो, वो शायद हम सबको चौंका दे।